बेटा आप सब, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर। इससे लास्ट क्लास में हमने मीटर ब्रिज के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है। उससे पहले हम अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट को यूजुअली हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V/L, मतलब ए बी एक वायर है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय उसकी लेंथ। ये क्या पता चलता है इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है 1 मीटर बढ़ने पे कितना ड्रॉप होगा। तो सिमिलरली अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि एक वायर है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 6 वोल्ट पर मीटर है और आपसे बोल दिया जाए अगर हमारी 4 मीटर की वायर है तो बताइए कितना ड्रॉप होगा। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर पे ड्रॉप कितना है 6 का, तो 4 मीटर पे ड्रॉप कितना होगा 24 का। क्या हमारे पास के का कोई और फॉर्मूला है? बिल्कुल है। हमने कहा था एक्चुअली V = IR होता है, जहाँ पे हम R को लिख सकते हैं ρL/A। अगर तो हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं V is directly proportional to L। ध्यान दीजिए V L के प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका यूज हमारे इसी टॉपिक पोटेंशियोमीटर में रहेगा। तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? तो हम कहेंगे इट इज अ डिवाइस which works on null method, is used to find EMF of an unknown cell। Basically it is a device। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है, जैसे मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। ये किस पे वर्क करता है? ये नल मेथड के ऊपर वर्क करता है और इसकी हेल्प से हम एक अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बेसिकली हमारे पास एक सेटअप है जिससे हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे किसी भी अननोन सेल का। इसके अलावा इसका और भी काम होते हैं, बट मेन पर्पज जो होता है इसका, ये बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू बताता है ईएमएफ की। ईएमएफ क्या है? एक तरीके का वोल्टेज ड्रॉप ही है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि वोल्टेज तो हम वोल्ट मीटर से भी तो मेजर करते हैं, लेकिन ये डिवाइस वोल्ट मीटर से भी अच्छा डिवाइस है। और ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी होता है कि ये बेटर क्यों होता है। उसको हम तभी स्टडी कर पाएंगे तब हम इसकी वर्किंग को अच्छे से समझते हैं। अब बात आती है ये किस प्रिंसिपल पे काम कर सकता है? वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए बेटा, आप सोच रहे होंगे तो आपने लिख दिया नल मेथड पे काम करता है। ठीक है, ये नल मेथड पे काम करता है, पर इसका मेनली जो प्रिंसिपल है वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था वही इसका प्रिंसिपल है। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर is directly proportional to its length when constant current pass through a uniform wire। मैंने लिखा है बेटा ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? तब हमारा कांस्टेंट करंट हो और यूनिफॉर्म वायर हो। कहने का मतलब है कि आपको डेफिनेशन बताई जा रही है पोटेंशियल ड्रॉप की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि V is directly proportional to L, means V is equal to KL, जहाँ पे K है आपका पोटेंशियल ड्रॉप। देखिए बेटा, अगर आपको K पता है, L पता है तो आप V निकाल सकते हैं। आपको V पता है, L पता है तो आप K निकाल सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है V और K पता है तो L भी निकाल सकते हैं। बस इसमें यही सब करना है। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंट सर्किट्स के लिए मैंने कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सिखाया था। वो सारी नॉलेज हमारी यहाँ पे यूज होगी। तो इतना समझ आया कि पोटेंशियोमीटर है, अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करना है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज होगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो देखिए इतना नोट करने के बाद हम इसके एक्चुअल जो डायग्राम है उस पर चलते हैं। अब जैसे मीटर बीच में एक वायर लगी होती थी बेटा, जिस वायर की लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती थी, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एक वायर लगी होगी, पर इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं, यूजुअली 4 to 10 मीटर्स होती है। पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखिए ये आपके पास एक सेल लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है। इस तरीके का डायग्राम हमने कल बनाया था। हमने कहा था ये हमारी वायर है, ये बेसिकली क्या है, हमारी यूनिफॉर्म वायर AB। इसकी जो लेंथ होती है वो यूजुअली 4 to 10 मीटर्स होती है। ठीक है, इतना डायग्राम हम कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सेल लगा होता है, मान लो सेल का EMF जो है, इसको EP बोल दीजिए। P मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। प्राइमरी क्यों, क्योंकि अभी ये पूरा सर्किट नहीं है पोटेंशियोमीटर का। देखिए पोटेंशियोमीटर की बेसिकली ये वायर है, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर से ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, और यहाँ पे बेटा एक अननोन EMF का सेल लगा हुआ है, और आपको पता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और फिर एक जोकी, और जो कि एक पॉइंट पे कनेक्ट है, और कौन से पॉइंट पे कनेक्ट होगी, नल पॉइंट के ऊपर होगी। इसका नाम आप C दे सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा जब आप लैब के अंदर अपना जो सेटअप देखते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो ऐसे एक स्ट्रेट वायर नहीं होती। एक्चुअल के अंदर ये वायर इस तरीके से लगी होती है, ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सांप की तरह क्यों, मतलब ऐसे इधर उधर जा रही है। उसका रीजन है, मैंने क्या लिखा है, ये वायर कितनी बड़ी है, ये 4 to 10 मीटर्स बड़ी है। आप सोचिए आप 10 मीटर की लंबी वायर बिल्कुल सीधा रखेंगे तो कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो स्पेस को कम करने के लिए हम इस वायर को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, ताकि कम से कम स्पेस में सेटअप हो जाए। पर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा सेटअप यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ कि कैसे पोटेंशियोमीटर, जिसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अननोन EMF को मेजर करता है। बेसिकली बेटा हमें 3 एप्लीकेशन पढ़नी है पोटेंशियोमीटर की, जिसमें हम अपनी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि टू फाइंड EMF ऑफ अननोन सेल। आपको कोई भी एक सेल दे दिया है और उसकी आपको EMF कैलकुलेट करनी है। ये रहा आपका अननोन सेल। ये जो है ना बेटा, ये नोन है, मतलब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी लेंथ भी पता है आपको, और इस वायर का अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो भी पता है। क्लियर हुआ? और आपको क्या करना है, ये जो अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इसको बेटा हम अननोन सर्किट भी बोल देते हैं, या फिर इसको सेकेंडरी सर्किट भी बोल देते हैं। सेकेंडरी सर्किट, इस ऊपर वाले को, इस वायर से ऊपर वाले पोर्शन को हम नोन सर्किट भी बोल देते हैं, और इसको प्राइमरी सर्किट भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो बेसिकली तब भी आपके पास पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, एक मेरे पास मेन सर्किट है, प्राइमरी सर्किट है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा, और एक अननोन सर्किट है, मतलब एक सेकेंडरी सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला काम, आपके पास कैसी भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको 99% पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज होता ही होता है। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट तो निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। ये आपका डायग्राम रहेगा, और हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बेटा मेरे पास 10 वोल्ट का सर्किट है, यहाँ पे मैंने 2 ओम लगा दिया। फिर से आपके पास एक वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 18 ओम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने एक और सेल लगा दिया जिसका EMF E है, पर इस E की आपको वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी कनेक्ट है। ये है जॉकी, इस जॉकी को आप स्लाइड करके कहीं पे भी टच कर सकते हो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन कहता है कि आपको EMF फाइंड करके दिखाना है, कैसे करें? ध्यान से सुनिए।
अब आप नीचे वाले सर्किट को भूल जाएं तो ऊपर वाला सर्किट तो आप कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए, जहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू k है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे k का मतलब होता है VAB और डिवाइड बाई LAB, और आपसे कोई VAB कैलकुलेट करवाएगा, आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे ऊपर वाले सर्किट पे ध्यान दो। ध्यान रखना बेटा, तब भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सेकंड सर्किट का कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जो सेकेंडरी सर्किट है ना, ये जो को यहाँ पे कनेक्ट मत करो, उसको ओपन छोड़ दो ऐसे। तो इस सर्किट का कोई रोल नहीं है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमेशा प्राइमरी सर्किट से ही निकालनी होती है। तो देखिए प्राइमरी सर्किट की मैं बात करूँ, जैसे हम कल भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे 18 और 2 किसमें लगे हुए बेटा? सीरीज में लगे हुए हैं। तो आप कहेंगे I = V/R। बैटरी कितने की है? 10 की है। रेजिस्टेंस कितना है? 20 हो गया, 18 + 2। तो ये आंसर आया बेटा आपके पास 1/2। और आपको पता है आपको ड्रॉप तो वायर के पास चाहिए, और कहीं पे भी ड्रॉप निकालना हो तो IR फॉर्मूला लगाते हैं। करंट है 1/2 और इस वायर का रेजिस्टेंस है 18, मतलब इस वायर के पास 9 वोल्ट है। इस वायर के पास, पूरी वायर के पास कितना डिफरेंस है? 9 वोल्ट का डिफरेंस है। अब देखिए, अब इसका मतलब है बेटा ये 0 तो ये भी 0, और वायर के अक्रॉस 9 है तो 0 से चलते हुए आगे जाएंगे तो हम 9 पे पहुंच जाएंगे। 0 वोल्ट से शुरू करके हम 9 वोल्ट पे पहुंच सकते हैं। आपको तो क्या निकालना था? k निकालना था। तो देखिए k की वैल्यू है 9 और लेंथ है 10। इसका मतलब आंसर आया 0.9 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस वायर में आप 1 मीटर आगे चले जाओ तो ड्रॉप कितने का होगा? 0.9 का। अगर आप 2 मीटर आगे जाओ तो ड्रॉप कितने का होगा? 0.9 × 2 का। क्लियर हुआ? अगर आप 10 मीटर आगे जाओ तो 0.9 × 10 आंसर आएगा 9। और देखो बिल्कुल 10 मीटर पहुंचते ही कितने का ड्रॉप आ गया? 9 का ड्रॉप आ गया। तो ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जॉकी ली। अब आप ये सेकेंडरी सर्किट का काम सुनिए। यहाँ से जॉकी लिया आपने और इस जॉकी को एक पॉइंट पे टच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्केल लगा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। स्केल से आप क्या कर सकते हो? लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब इस लेंथ से आप देख सकते हो कि जॉकी कहाँ पे टच की। तो जिस हिसाब से मैंने स्केल बनाया, मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, 3 और 4, लगभग 4 मीटर पे यहाँ पे मैंने जॉकी टच कर दी, और कितनी दूर कर दी? 4 मीटर पे कर दी। क्या इतनी बात क्लियर है? देखिए अब एक बात बताओ बेटा, ये एक वायर है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.9 है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। 4 मीटर बाद कितना पोटेंशियल होगा? निकाल सकते हो। मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है A पॉइंट से स्टार्ट करके, और आपको यहाँ तक निकालना है। इसको C नाम दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मुझे AC तक का ड्रॉप निकालना है। अब हम कहेंगे 0.9 तो ड्रॉप है 1 मीटर के अंदर, तो 4 मीटर के अंदर कितना ड्रॉप होगा? तो हम कहेंगे 4 मीटर का ये ड्रॉप आ गया, मतलब 3.6 वोल्ट का ड्रॉप। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे वैल्यू L आती है, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? L। एग्जाम्पल में वैल्यू मैंने 4 बोल दिया आपको, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पहले ही बता देगा कि आपको L लेंथ मिली, जहाँ पे यहाँ नल पॉइंट मिल गया। ये C कौन सा है? ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0 करंट फ्लो कर रहा है। तो आप कहेंगे अगर L लेंथ मिली तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पोटेंशियल हो गया? यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया K × L। कैसे निकालेंगे फिर आप V को? इस फॉर्मूले पे ध्यान दो। ये तो एक क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला क्या निकल के आया कि अगर K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है और L लेंथ है, तो पोटेंशियल कैसे मिलेगा आपको? K × L से मिलेगा। क्लियर? अब दूसरी बात सुनिए बेटा, अगर ये 0 आपने अज्यूम किया था, आपने कहा था ये भी 0 है, तो ये भी क्या होगा? 0। ये 0 तो ये पॉइंट भी क्या होगा? 0। इस सेल का EMF कितना है? E। अगर ये 0 तो ये कितना होगा? E। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे तो एक रजिस्टर आ चुका है, तो हमें अच्छे से पता है कि E जो है अब आगे जाएगा तो E नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रजिस्टर है वो ड्रॉप लेता है। कितने का ड्रॉप लेता है? IR का ड्रॉप लेता है। बट सुनिए, हम तो किस पॉइंट के ऊपर हैं? नल पॉइंट पे। नल पॉइंट का मतलब है गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नल का मतलब है कि IG = 0। अब एक बात बताइए, ये आपकी लूप है ऐसे, अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं है तो इसका मतलब इस रजिस्टर में भी तो कोई करंट नहीं है ना बेटा। सामने देखो, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर दूं तो ये ऐसे है, ये A पॉइंट है,
ये एक सी पॉइंट है, नीचे एक सेल लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का पॉइंट सी पॉइंट को बैलेंस करता है। ये एक लूप दिखाई दे रही है। सोचो पूरी लूप में करंट कैसा होता है, सेम होता है। अगर इसमें करंट जीरो है तो पूरी लूप में करंट कितना है, जीरो। वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है रजिस्टर के पास, I इंटू आर कितनी होती है, I इंटू आर। तब I ही जीरो है तो क्या वोल्टेज के पास कोई ड्रॉप होगा, कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। अब देखिए अगर कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ की वैल्यू E है तो यहाँ की वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ की वैल्यू भी E ही होगी। और देखो ये तो अब एक वायर बन गई है सिंपल। अगर यहाँ की वैल्यू E है तो सी पॉइंट की वैल्यू भी कितनी है, E है। कितनी है बेटा, E। लेकिन आपने सी पॉइंट की वैल्यू तो अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 3.6। आप तो कह रहे हो तो BAC आई है। एक बात सोचो, यहाँ 0 है, यहाँ 3.6 है, डिफरेंस 3.6 है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी है, 3.6। और यहाँ की वैल्यू भी हमने यहाँ से बता दी क्या है, E है। तो एक तरीके से ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू E की है। एक बार दोबारा सुनिए बेटा ध्यान से, देखिए मैंने क्या किया। मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले तो आप लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा बेटा ये 0 तो ये 0, ये 0, ये क्या है, फिर बैटरी का EMF E है तो ये पॉइंट होगा E। हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ड्रॉप होना चाहिए था, बट करंट 0 होने की वजह से इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, जिसकी वजह से कोई ड्रॉप नहीं होगा और यही E यहाँ पहुँच जाएगा और इतनी जगह पे E ही रहेगा। और इतनी जगह का जिसकी लेंथ L है उसका ड्रॉप तो हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं K इंटू L से। मतलब आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू KL। क्लियर हुई बात, E इज इक्वल टू KL। इस डायग्राम की हेल्प से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगी, देखिए बेटा ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट के टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर यहाँ कोई करंट नहीं है तो जितना E यहाँ उतना ही E यहाँ, जितना E यहाँ उतना ही E यहाँ। तो E आप यहाँ से निकाल सकते हैं और ये लेंथ है L। और आपको पता है कि दिस इज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। और अगर L लेंथ है तो L से मल्टीप्लाई कर दो तो E इज इक्वल टू KL। आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया और आपने थियोरेटिकली भी देखा कि अननोन सेल कैसे फाइंड करना है, E इक्वल टू KL से फाइंड करना है। क्वेश्चन को भी नोट कीजिए और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी नोट कीजिए कि कैसे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इस सेल की अननोन सेल की EMF को कैलकुलेट किया है। अब इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए हमें कैसे करना है उन क्वेश्चंस को हैंडल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर से हम EMF ऑफ द सेल की कैलकुलेट करना चाहते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर से हमारे पास यहाँ पे ये वायर है। इस बार यहाँ का रेजिस्टेंस 8 ओम है, यहाँ का 2 ओम है और मान लो ये 50 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे फिर से हमारे पास एक अननोन रजिस्टर गिवन है, सॉरी EMF गिवन है E, और ये रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कोई आपसे बोल दे कि ये 8 ओम है, 10 मीटर की वायर है कंप्लीट, ये भी हमारी वायर हो गई, और ये जो बैलेंस कर रही है ये 4 मीटर पे बैलेंस कर रही है। क्वेश्चन है आपके पास, मतलब आपको गिवन है बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। कैसे निकालोगे, फटाफट देखिए। तो हम ऐसे निकालेंगे बेटा, फिर से सुनिए, ये 0, ये भी 0, ये 0। अच्छा ध्यान से सर्किट को देखो, सर्किट में ये नल पॉइंट है तो इसका मतलब IG इक्वल टू 0। अगर IG में कोई करंट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो ये 0 ये E है, तो मतलब इस पॉइंट में भी वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली अगर आप इतनी लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सको तो आपका आंसर आ चुका है E। अब आपको पता है कि अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट K है तो हम कहेंगे K तो ग्रेडियंट था और हमें L लेंथ चाहिए थी, L लेंथ, इससे हमें V मिल जाता।
और ये E ही तो यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, तो E इक्वल टू KL होता। अब आपका काम है E को निकालना। K आपको अभी भी नहीं पता, लेकिन L पता है। कितने लेंथ पे बैलेंस हो रही है? 4 के ऊपर बैलेंस हो रही है। K निकालना है, फटाफट निकालिए। ऊपर वाले सर्किट पे ध्यान दीजिए। K कहाँ से आता है? ऊपर वाले सर्किट से। ऊपर वाले सर्किट में हम कहेंगे सबसे पहले करंट निकालते हैं। बैटरी कितने की है? 50। V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 8 और 2, तो 8 प्लस 2 मतलब कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 5। वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 एम्पियर। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? K होता है VAB अपॉन LAB। हमें पता है लेंथ कितनी है? 10 मीटर की लेंथ है, लेकिन वोल्टेज कितनी है? ये वायर है, वायर का डिस्टेंस 8 है। ठीक है, अब आप बताओ कि V कैसे निकलता है? V IR से निकलता है। वायर में करंट कितना है? सीरीज कनेक्शन है, तो करंट तो है 5 और वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 8 और डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 4 वोल्ट पर मीटर। क्या है बेटा? 4 वोल्ट पर मीटर। K की वैल्यू आ गई, तो आप E की वैल्यू कह सकते हैं 4 × 4, तो कितना हो गया? 16 वोल्ट। मतलब आपने यहाँ पे जो EMF लगाया है वो 16 वोल्ट का सेल लगाया है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन काम करती है। आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन हमने सेम टाइप के किए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो अननोन EMF था वो आपको बता दिया। मतलब आपने एक EMF लगाया था 4 वोल्ट का। ठीक है, मेन सर्किट है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रजिस्टर है, वायर है, वायर 10 मीटर लंबी है और 10 ओम रेजिस्टेंस रखती है। यहाँ पे एक सेल है, सेल 4 वोल्ट का है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। और अब आपको L नहीं पता, इस केस में आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं पता। क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में 4 वोल्ट का सेल लगाया है, लेकिन ये नहीं पता कि L क्या है। हमें पता है इस सर्किट में, ध्यान दो, इस सर्किट में यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट के टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ होगी। ये 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना हुआ बेटा? ये 4 हुआ, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 4 होगा। मतलब इस लेंथ के लिए यहाँ तक की V की वैल्यू, आप पता है ना V इक्वल टू KL होता है, तो V की वैल्यू कितनी है? 4 - 0, 4 - 0 4। K अभी तक नहीं पता, L तो आपको फाइंड करना है। K फाइंड कर सकते हो बिल्कुल। व्हाट इज K? K होता है वायर का पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर हमें पता है कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, अब V की बात करते हैं। V कैसे निकालेंगे? V निकालेंगे भाई, हम कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। V निकलता है IR से। वायर का रेजिस्टेंस है 10, लेकिन आपको I नहीं पता। I कैसे आएगा? सर्किट, मेन सर्किट के ऊपर चले जाइए। सर्किट के अंदर कितने के हैं? 10 की वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। ये दोनों इस केस में सीरीज में। ये देखो ऊपर वाले सर्किट का काम है सिर्फ 10 + 10। 10 + 10 कितना हुआ? 20। तो हम कहेंगे 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यहाँ पे ये V की वैल्यू 5 पुट कर दो, इसका मतलब 1/2 वोल्ट पर मीटर K मिल गया आपको। अगर K मिल चुका है यहाँ पे, तो देखिए 4 = 1/2 × L, तो L = 8 मीटर। आपने दोनों तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व किया। मतलब जहाँ पे बेटा आपको क्या गिवन है, एक बार आपको L गिवन था, E निकालना था, और एक बार आपको E गिवन है तो आपको L निकालना है। और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं? इतने सिंपल क्वेश्चन तो मे भी ना भी आए, ना बोर्ड्स में आए, ना आपके कंपटीशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैम अब आपके लिए नेक्स्ट और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चलो आपको बार बार K ना निकालना पड़े, इसलिए मैं K को रिपीट कर रही हूँ। मतलब अभी जो आपने सर्किट बनाया, वहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी बनाई थी आपने, यहाँ पे 10 ओम बनाया था, ये आपके पोटेंशियोमीटर की वायर, यूनिफॉर्म वायर है, ध्यान रखना। इसका 10 मीटर लेंथ है और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो एक सेल कनेक्ट है,
कि ईएमएफ हम दे देते हैं, फिर से हम कहते हैं ये 4 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, इस तरीके से सर्किट बना रखा है और एक गैल्वेनोमीटर है और बैलेंस किया हुआ है। देखिए पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम वैल्यूज गिवन थी, क्वेश्चन में सिर्फ चेंज क्या किए हैं, क्वेश्चन में सिर्फ चेंज इतना किया है, यहाँ पे एक 3 ओम का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया। अब ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या काम करेगा वो आपको देखना है। और पिछली वाले केस में हमारे आंसर आया था 8, हमारा आंसर कितना आया था 8 आया था किसका, एल का। तो इस केस में देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद से करो कि अब आप सोच रहे थे कि मैम बार बार आप इस रेजिस्टेंस पे कांटा मार रहे थे और आप हमें क्यों कह रहे थे कि 0 तो ई तो यहाँ पे भी ई। ध्यान से सुनिए, मान लो बेटा ये लेंथ आ गई एल यहाँ पर, तो आपको पता है ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, वैसे तरीके से तो ये भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, एल लेंथ में ड्रॉप कितना होगा, तो आप कहेंगे V = KL होता है। एल लेंथ है, K अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो इसमें V = KL हो जाएगा। क्या हमेशा हम इस V को E से रिप्लेस करते हैं? अब तक जो क्वेश्चन था हमारे पास वो क्वेश्चन इस तरीके से था, सेम क्वेश्चन था हमारे पास ऐसे, यहाँ पे सेल लगा रखा था और हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर ये लेंथ L है, आपको क्वेश्चन याद होगा, आपने K की वैल्यू हाफ निकाली, अगर इसकी वैल्यू आपको नहीं भी पता होती तो आप कहते कि भाई ये EMF E है और एक काम करो KL कर दो, K की वैल्यू हाफ है और L की वैल्यू आपको याद है ना पिछले क्वेश्चन में 8 आई थी, तो देखो आपका आंसर 4 आ रहा है। तो बच्चे बहुत बार क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि भाई ए की फॉर्मूला है हमारे पास E = KL, वो क्या फॉर्मूला याद करते हैं E = KL, E = KL। अगर आप इसी फॉर्मूले पे वर्क करोगे तो इस केस में भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, भाई सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ इसका फर्क है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ आई थी, E = KL निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। या फिर आपके पास L निकालनी है तो L क्या होगी, E/K होगी, E की वैल्यू 4 है, K की वैल्यू हाफ है, तो इसका आंसर 8 मीटर आ जाएगा। अब सोचिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व। इससे आपको ये बात क्लियर होगी कि हमेशा E = KL नहीं लिखना होता, हमेशा ये नहीं है यहाँ EMF है L लेंथ तो E = KL लिख दो। सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, आप पहले आप यहाँ से कनेक्शन हटा दो, मतलब इस सर्किट का कोई काम नहीं है, इस सर्किट की वजह से आप K निकाल लो, और मैं इसको निकाल के नहीं दिखा रही, आप लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये आएगा आगे K की वैल्यू, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा और आपको L की वैल्यू निकालनी है। फिर से सुनिए, ये 0, ये 0 तो ये भी 0, क्लियर हुआ इतना। आपको अगर L बैलेंसिंग लेंथ गिवन है तो ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट C है तो VAC कितना हुआ, मतलब A से लेके C के बीच में कितना हुआ, तो हम कहेंगे VAC हुआ हमारे पास K × L। ये बात तो बिल्कुल सही है ना भाई, वायर के लिए तो हम KL हमेशा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VAC तक का ड्रॉप होगा K × L। ये वैल्यू तो 0 है बेटा, ये डिफरेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहाँ वैल्यू 0 है तो और यहाँ दोनों का डिफरेंस KL है, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू KL होगी। क्लियर हुई बात, डन। अब देखो नीचे वाले सर्किट पे ध्यान, इस वाले सर्किट को अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बना रखा है, चलो बीच में से है, हम बीच में से ही निकालूंगा, ऐसे सिर्फ नीचे वाले सर्किट को बनाया मैंने कहा ये वो पॉइंट है, C नल पॉइंट है, मतलब IG = 0 है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन हम एक बात सोचिए एक बार के लिए, अगर ये EMF 4 वोल्ट की है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, तो क्या इस 1 ओम को भी इस बार क्रॉस कर दूं? जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करते थे, ये जो 1 ओम होता था यहाँ पे आप कांटा मार देते थे, आप कहते थे उसका कोई काम नहीं है, हटा दो उसको। क्या हटा सकती हूँ? सुनिए ध्यान से, यहाँ से करंट चला बेटा, यहाँ करंट गया, यहाँ पहुंचा। आपको गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं भेजना, इस साइड कोई करंट मत भेजो, ठीक है। तो क्या सारा करंट नीचे नहीं आ जाएगा? देखो ये लूप तो क्लोज है,
ये लूप तो क्लोज है, यहाँ तो करंट फ्लो कर सकता है। नल पॉइंट का मतलब है गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होना चाहिए। किसी ने ये थोड़ी ना कहा है कि सर्किट में करंट नहीं बन सकता। सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो हो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा मतलब गैल्वेनोमीटर से है। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आगे देखिए, तो आप सोच रहे होंगे हाँ ये बात तो सही है, गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होने का मतलब ये एक सिंपल वायर है, ये सिंपल क्या है बेटा, वायर है, ठीक है। अगर ये सिंपल वायर है तो क्या होगा, अगर ये जीरो तो ये जीरो होगा बेटा, और ये जीरो तो ये 4 होगा ना। लेकिन अब रजिस्टर आ गया और इस रजिस्टर में इस बार करंट जीरो नहीं है, देयर एग्जिस्ट सम करंट, करंट की वैल्यू है, और करंट की वैल्यू है तो इस पॉइंट की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। ध्यान दो दोबारा, इस बार इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी यहाँ वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 नहीं होगी, कितनी होगी वो देखते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर इस पॉइंट को मैं नाम x दे दूं तो अगर मैं पोटेंशियल एट x निकालना भी चाहूँ तो वो कितना होगा। देखिए ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के पास एक साइड 4 वैल्यू है, एक साइड x वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1, तो हम कह सकते हैं v कैसे आता है, किसी का भी v आता है v इक्वल टू आई आर से। तो इसमें I कितना है वो निकालते हैं। तो हम बात करें इन सेकेंडरी सर्किट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इन सेकेंडरी सर्किट करंट कितना होगा, ये देखो सेकेंडरी सर्किट अलग से बना दिया, यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, इसको भूल जाओ। ये सर्किट ध्यान दो, 3 और 1 4 सीरीज में है और 4 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना होगा, 4 वोल्ट की बैटरी और ये सीरीज के अंदर, तो करंट होगा 1, ठीक है। तो हम कहेंगे ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, जो ये 1 ओम है इसके पास कितना ड्रॉप होगा, तो हम कहेंगे ड्रॉप होता है आई आर से। करंट कितना है सर्किट में और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ड्रॉप कितने का हो गया 1। मतलब आप यहाँ से इस पॉइंट में आएंगे तो 1 का ड्रॉप हो चुका होगा, तो इस बार अगर ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर ये 3 बेटा, ये तो पूरी वायर है, इसमें कोई करंट नहीं, ये 3 तो ये भी 3 होगा। ध्यान दो, अब तक हम क्या कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा चीज है मैं उसको हटा रही हूं। अब तक आप क्या कर रहे थे, फिर से कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन ये था, अब तक मैंने जितने भी डायग्राम बनाए थे उसमें हमने कहा था ऐसे, ये 0 था, ये 0 और ये EMF E था। हम कहते थे कि यहाँ पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं है तो इसको भूल जाओ, और इसको भूल गए तो अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी E होगा। देखो यहाँ E तो यहाँ पे भी E कब आया था, तब इस रजिस्टर का रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस रजिस्टर का रोल है। क्लियर हुई बात। तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है कि हमेशा K × L के बराबर E होता है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, इस पॉइंट की वैल्यू E है तो ये E K × और ये लेंथ इसके बराबर होगा। पर यहाँ पे देखो E तो 4 है, पर यहाँ तो कितने का बैलेंस करना है, 3 को बैलेंस करना है। तो A से लेके C तक की वैल्यू इस बार 3 वोल्ट है, ना कि 4 वोल्ट। अगर सिर्फ ये सर्किट होता तो 4 होती, तो इस बार हम कहेंगे VAC एक्चुअली 3 को बैलेंस कर रहा है, और K की वैल्यू हाफ है, और L आपको L निकालना था तो इसकी L की वैल्यू 6 मीटर आएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी ये 0, ये 0, ये 4। अब आपको डिसाइड करना है सर्किट के अकॉर्डिंग, अगर ये 4 तो क्या यहाँ पे भी 4 ही पहुंचेगा या कुछ कम या कुछ ज़्यादा पहुंचेगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बोर्ड्स के और आपके आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, मैं अपर सर्किट को एज इट इज रख रही हूँ। वैसे तो इस सर्किट में वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको K फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपको ऊपर कोई भी पैरामीटर नहीं गिवन, आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे और आप बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये है E1 और ये है E2। फिर ऐसा ही डायग्राम गिवन है सेम,
ये E1 है लेकिन ऐसे E2 लगा दिया और ये ऐसे कनेक्ट है। कहने का मतलब है दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। मतलब ये V वैल्यू है, लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और या फिर इसको आप ऐसे समझ लो, एक सेकेंड जस्ट, क्योंकि हम सारी चीजें विद लॉजिक्स के साथ चलेंगे ऐसे, और यहाँ पे कैलकुलेटर लगा देते हैं और ऐसे। देखिए ये डॉट वाली थोड़ी इधर जा रही है बेटा, भी इधर जा रही है, मतलब ये L1 वैल्यू है और ये L2 वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर V वोल्ट का मेन सर्किट है जिससे इस पोटेंशियोमीटर वायर को करंट सप्लाई होगा। ये R रेजिस्टेंस है, करंट को कंट्रोल करने के लिए है। ये पोटेंशियोमीटर की वायर है। आपने सर्किट में इस तरीके का सेटअप किया, ये फर्स्ट कंडीशन है। आपने ये दोनों सेल लगा दिए, क्लियर हुआ? ये दोनों सेल लगा दिए तो आपने बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन किया और वैल्यू आई L1। ये 10 मीटर तो पूरी वायर है, ठीक है। फिर आपने इस सेटअप को हटा दिया और आपने दूसरा सेटअप लगाया इस तरीके से, और फिर आपने बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन किया। मतलब जब ये इस तरीके का सेटअप था तो इस केस में बैलेंसिंग लेंथ L1 आई थी, और इस तरीके का सेटअप था तो बैलेंसिंग लेंथ L2 आई थी। और आपको E1 और E2 को कंपेयर करना है। क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर E1 एंड E1 और E2 को हम कंपेयर करेंगे। आगे देखिए कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर दोनों डायग्राम्स को दो बार ना समझ के मैं एक एक बार समझ सकती हूँ। मतलब एक बार तो हमने ये सेटअप लगाया है और एक बार ये सेटअप लगाया है, क्यों ना मैं इस सेटअप को रिड्यूस कर दूँ। देखो ये सेटअप किसमें रिड्यूस हो गया बेटा, ये करंट इधर भेजना चाहती है, ये करंट इधर भेजना चाहती है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये करंट यहाँ भेजना चाहती है, ये करंट यहाँ भेजना चाहती है, अपोजिट मैनर में आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप सोचेंगे कि किसको किसमें सब्ट्रैक्ट करें। अपनी तरफ से अज्यूम कर लो E1 बड़ा है, तो मैं इसको E1 माइनस E2 लिख सकती हूँ। मतलब जब ये सेटअप लगाया तो कौन बैलेंस हो रहा है, दो बैटरीज की जगह आप कह सकते हो E1 प्लस E2 बैलेंस हो रहा है। और तब ये सेटअप लगाया तो आपके अकॉर्डिंग क्या बैलेंस हो रहा है, E1 माइनस E2 बैलेंस हो रहा है। तो दो कंडीशन लिख लीजिए। आपने कहा कि ये सेटअप लगाया तो हमने कहा देखो यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, होता तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही लूप है। इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है कि अंदर कोई करंट फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे बैलेंस कौन हो रहा है, कितने से बैलेंस हो रहा है, K, और लेंथ बैलेंसिंग की कितनी है L1, और E1 माइनस E2 के केस में कितनी है K इंटू L। आपको सिर्फ कंपेयर करना है बेटा। कंपेयर करने के लिए आप क्या करो, ये दो इक्वेशन है, इसको आप डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन K की गिवन हो तो आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है आपको L1 L2 की वैल्यू गिवन हो, सिर्फ आपको तरीका बताया है कि इस तरीके का सेटअप आए तो उसको कैसे डील करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम एक अननोन EMF को कैलकुलेट करते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की? बिल्कुल है हमारे पास। देखिए बेटा, अब हमारे पास एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की सेकेंड। तो हेडिंग लगा लीजिए, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। Second application of potentiometer. सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहती है? सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली हम दो EMF को कंपेयर करते हैं। हम कहेंगे इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ टू अननोन EMF। अगर बेटा आप फर्स्ट में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। देखिए ये हमारा मेन सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, ये वायर है AB,
यहाँ पे अब आपको 2 सेल होंगे और 2 सेल का कंपैरिजन ऑफ 2 अननोन है। मान लो एक सेल ये है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेकंड सेल है E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यहाँ पे एक स्विच बना लो, इसको K1 बोलते हैं, यहाँ पे एक स्विच बना लो, इसको K2 बोलते हैं, और यहाँ पे एक G है और इससे हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। ध्यान से सुनिए, इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। हम कहेंगे बेटा इन दोनों का E1 और E2 का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 कीज लगाई हैं, K1 और K2। अब हम कहते हैं कि केस फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। देखो K1 तो क्लोज है और K2 क्या है, ओपन है, मतलब ये ओपन है और ये क्लोज है। अगर ये ओपन है तो इसका मतलब बेटा ये सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तो आप इसको भूल जाओ। अब देखो, अब ये सिर्फ ऊपर वाला सर्किट काम कर रहा है। अगर ऊपर वाला सर्किट काम करेगा तो ये तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वो हो गया जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी है कि भाई एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। मान लो आपका C नल पॉइंट आ गया, ठीक है, और जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो L1 आई, तो हम कहेंगे तब हमने ये सर्किट किया, K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन किया, तो हम कह सकते हैं L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। अब सोचिए, सिंपल क्वेश्चन सोचिए, नीचे वाला है ही नहीं, ये E1 है, ये R1 है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर ये L1 है और अगर K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो K इंटू L1, ये लेंथ पर यहाँ का ड्रॉप पता चल गया। तब इसमें करंट नहीं तो इसका रोल नहीं, तो किसको बैलेंस करेगा, E1 को। अच्छा एक बात बता दो बेटा, जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा वहाँ पे आप डायरेक्ट याद करें E इक्वल टू KL। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते E इक्वल टू KL। लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करें, ऐसे ही केस सेकंड लो। केस सेकंड में हम कहेंगे व्हेन K1 इज ओपन, इस बार क्या करूँ, K1 को ओपन कर दो एंड K2 इज क्लोज। देखिए इसको तो ओपन कर दो और इसको क्लोज कर दो। आप समझ गए होंगे सर्किट में अब कौन काम करेगा। अब सर्किट में हमारा सेकंड वाला पार्ट काम करेगा, ऊपर वाला पार्ट काम नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं और मान लो ये C' बैलेंसिंग पॉइंट है और बैलेंसिंग लेंथ है L2। फर्स्ट लिया था तब L1 लेंथ आई थी, सेकंड लिया था तब L2 लेंथ आ गई। तो हम कह सकते हैं, मान लो इस कंडीशन के साथ मतलब हमारा मेन सर्किट में काम कौन कर रहा है, E2 और R2 काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन काम कर रहा था, यहाँ पे E1 और R1 काम कर रहा था। हालांकि R1 में कोई रोल नहीं था, उसमें कोई करंट नहीं था। L2 इज बैलेंसिंग लेंथ। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। अब देखिए तो सिर्फ सेकंड काम कर रहा है। इंटरनल अगर यहाँ से करंट ऐसे गया, कोई करंट नहीं जाएगा, तभी तो नल पॉइंट ऑब्टेन होगा। तो आप कह सकते हो E2 इक्वल टू KL2, इक्वेशन सेकंड। और एक काम करो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे, एक सेकंड, E1 इक्वल टू KL1 डिवाइड बाई E2 अपॉन KL2। K तो सेम है ना, तो कैंसिल, क्योंकि एक ही तो वायर कट है। तो हम कहेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा कि आपने 2 सेल लगाए, एक सेल लगाया तो आपको बैलेंसिंग लेंथ पता है, दूसरा सेल लगाया आपको बैलेंसिंग लेंथ पता है, और इस केस में फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा कि दोनों सेल को कंपेयर करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ है, ठीक है। दोनों के जरूरी नहीं है L1 की वैल्यू बड़ी हो, L1 छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे E1 और E2 की वैल्यू पे। तो ये आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2।
ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है कि कंपैरिजन कर दिया हमने दो अननोन ईएमएफ का। L1 L2 पता चल जाएगा तो इनका रेशियो पता चल जाएगा, कंपैरिजन पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब हम चलते हैं बेटा इसके थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। हेडिंग लगाइए थर्ड एप्लीकेशन। अब हम और क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बेटा, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम देखो सबसे पहले अननोन को फाइंड किया था, अननोन फाइंड करने के बाद दो का कंपैरिजन किया था, और थर्ड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर्किट देखिए, वी आर कैपिटल आर, क्योंकि हम यूजुअली इसलिए लिखते हैं, आर डैश कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर, ये कितना मीटर लंबी हो सकती है। डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक सेल है ईएमएफ का, ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक की है K1, यहाँ पे आर गिवन है, और यहाँ पे एक और की है, और यहाँ है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस करेगा। देखिए डायग्राम दिख रहा होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपने किया था तो आपको याद आ गया होगा। तब यहाँ आर आया था तो यहाँ ई बैलेंस नहीं हुआ था। ई तो यहाँ पे है, ई तो यहाँ पे है, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये अपने अक्रॉस कोई ड्रॉप रखेगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद आया आपको? बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो तो हम कहेंगे इसमें भी फटाफट केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। क्वेश्चन कहता है आपको कि K1 तो क्लोज कर दिया गया है और K2 को ओपन कर दिया गया है। ओपन का मतलब है अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, डन। अब देखिए सर्किट तो सिंपल हो गया। अब ये सर्किट तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से करंट नहीं आ रहा, सेल करंट नहीं देगा क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है और इस रास्ते पे करंट को जीरो करना है। तो हम कहेंगे कि मान लो L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। इस केस में L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है। काम कौन कर रहा है? E काम कर रहा है, अकेला है, इसमें से कोई करंट नहीं है तो डायरेक्टली K इंटू L के बराबर है, K इंटू बैलेंसिंग लेंथ के बराबर। ठीक है, अब देखिए बेटा जो ये मैंने वर्ड लिखा है ना कि K1 तो क्लोज है और K2 ओपन है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। आपके AIPM की 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि सेकेंडरी सर्किट में आपने एक E लगाया, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, और उस R की वैल्यू इनफाइनाइट है। R की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। अगर आपको कहीं पे भी ये वर्ड मिल जाए कि इस तरीके का सर्किट है और R इज इनफाइनाइट, इसका भी एक ही मतलब है। कैसे? अगर R इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा। देखिए आप इसका मतलब सेकंड पार्ट में समझेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और ऐसे ही आप केस 2 पढ़ो। केस 2 का मतलब है K1 एंड K2 आर क्लोज। K1 और K2 कैसे हैं? क्लोज हैं, दोनों क्लोज कर दी, दोनों क्लोज कर दी तो लूप बन गई। यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा वो सोचेगा यहाँ तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ पे करंट चला गया। ठीक है, अब एक बात सोचो, अब इस पॉइंट के ऊपर R इनफिनिटी। मान लो अगर ये R इनफाइनाइट है तो देखो करंट अगर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ आता है, यहाँ नहीं जा सकता। अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो करंट यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो भी तो इसका यही मतलब है कि यहाँ कोई करंट एंट्री नहीं लेगा। मतलब समझ आई बात की? तो इसलिए चाहे तो आप ये बोलो कि इसको ओपन कर दिया गया है तो भी इसका मतलब है यहाँ कोई करंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। चाहे आप ये बोलो कि R की वैल्यू इनफाइनाइट है, उसका भी सेम मतलब है। तो बहुत बार आपको ये वर्ड मिलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं R इक्वल टू इनफाइनाइट आए तो हम समझ जाएंगे कि K1 तो क्लोज है और K2 ओपन है,
तो क्लोज वाले में क्या वर्डिंग्स आएंगे, तो इसमें R इज फाइनाइट, और इस फाइनाइट की वैल्यू भी आपको पता होगी। वो कहेंगे ये सर्किट है, इस R को एक बार इनफाइनाइट कर दो और एक बार मान लो 5 कर दो, तो मतलब इनफाइनाइट मतलब इस चीज की बात हो रही है, फाइनाइट मतलब इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। अब आपने इस सर्किट के साथ काम करना शुरू किया और आपने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ दी L2, मतलब इस केस में L2 क्या करेगी, बैलेंसिंग करेगी। अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर L2 बैलेंस कर रही है तो हमें पता है कि L2 ड्रॉप होता है, कि L2 क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। पर क्या मैं अभी इसको E के बराबर लिखूं, नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि आप कहेंगे सेकेंडरी सर्किट में इस बार करंट है I है, कितना है, आप कहेंगे इस सर्किट पे ध्यान दो, इसका EMF है E और इसमें रेजिस्टेंस है स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो हम कहेंगे ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल r ड्रॉप कितना लेगा, स्मॉल r ड्रॉप लेगा I इंटू स्मॉल r का, जहाँ पे I की वैल्यू है E अपॉन R प्लस R। ये तो I की वैल्यू लिखी मैंने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया R से। ये ड्रॉप किसके पास हो गया, ये ड्रॉप हो गया यहाँ पे इसके पास, R के पास। देखो यहाँ वैल्यू E थी, इतना इसने ले लिया, तो इस टर्मिनल पे कितना बचा, अगर इस टर्मिनल का नाम मैं x दे दूं तो हम कह सकते हैं V ऑफ x इज इक्वल टू टोटल था E, लेकिन ये ड्रॉप रेजिस्टेंस ने अपने पास रख लिया, मतलब इस बार ये बैलेंस होगा। तो बैलेंस क्या होगा इस बार, E माइनस ई आर अपॉन R प्लस R। एलसीएम ले लो, R प्लस R, E R प्लस R माइनस ई आर इक्वल टू KL। अब देखो ई आर प्लस ई स्मॉल r माइनस ई आर अपॉन R प्लस R कैंसिल इक्वल टू KL2। क्या लिख सकती हूँ, ई आर अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू KL2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइड नहीं करना चाहो तो आप E की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा, डिवाइड में ऊपर नीचे लेके जाओगे। तो हम कहेंगे पुट E फ्रॉम 1, तो हम कहेंगे E की जगह KL1 पुट कर दिया, KL1 यहाँ पे बचा कौन, R अपॉन R प्लस R इक्वल टू KL2। K से K कैंसिल, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो L1R इज इक्वल टू L2 R प्लस R। मतलब यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे देख लो बेटा, प्लीज़ बेटा यहाँ से यहाँ आ जाइए, देखिए L1R इज इक्वल टू L2R प्लस L2 स्मॉल r। इसको साइड ले जाओ, L1R माइनस L2R इज इक्वल टू L2 स्मॉल r। तो स्मॉल r होगा L1 माइनस L2, R कॉमन ले चुकी हूँ, अपॉन L2। ये स्मॉल r का फॉर्मूला। L1 कौन सा है, पहले वाला, तब R का कोई रोल नहीं था। L2 कब आया, तब R का रोल आया। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। तो आपको तीनों एप्लीकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फिलहाल हम एप्लीकेशन तक के पार्ट तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।